तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में। मैं सजल गुप्ता आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूं हिंदी की क्लास को लेकर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो रस पढ़ा था, तो रस के हम लोगों ने अंग उपांग चरण अवयव सोपान जो भी कहे पढ़ लिए थे, विभाव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव। और फिलहाल में अब हम लोग पढ़ रहे हैं रस के भेद। तो रस के हमारे पास कुल कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। और रस का नाम, उसका स्थायी भाव हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि किस रस के लिए कौन सा स्थायी भाव है। तो हमारे पास पहला रस है जो है वो है आपके का श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है उसे वो रति होता है, या इसको कह सकते हैं वासना। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा है वो है वीर रस। वीर रस वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। फिर आपके पास है करुण रस। करुण रस करुण रस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा करुणा या शोक। करुणा या शोक। इसके बाद आपके पास होगा हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास यानी हंसी। अगला आपके पास है अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आपके पास होगा आश्चर्य। फिर आप देखेंगे आपके पास जो स्थायी भाव होगा वो होगा रौद्र रस। रौद्र रस यानी गुस्से में जब रस निकले, यानी इसका स्थायी भाव क्रोध होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि क्रोध में कोई भाव जन्म लिया है तो वहां रौद्र रस होगा। और रौद्र रस के बाद एक आपके पास होगा भयानक रस। और शांत रस। तो हमारे कितने रस हो गए हैं? हमने फिलहाल में यहाँ पर 6 लिख लिए हैं। तो एक आपके पास है भयानक रस। भयानक रस भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। एक आपके पास होगा शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद होगा। और एक आपके पास स्थायी भाव एक जो होगा वो आपके पास होगा बीभत्स रस। यहां पर हम लिख दे रहे हैं स्पेस करके। चलिए यहां समझा दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक आपके पास जो एक और होगा वो कौन सा होगा? विभत्स रस। विभत्स रस, ये रस हमेशा उस जगह पर उत्पन्न होगा जहां पर घिनौनेपन का भाव होगा। इसका स्थायी भाव होगा घिनौनापन। बेभत्स रस यानी घिनौनापन, जिसको हम लोग जुगुप्सा कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, जुगुप्सा। जुगुप्सा कहते हैं घिनौनेपन का जहां भाव आएगा वहां पर बीभत्स रस होगा। और जुगुप्सा भी आपको लिखा मिलेगा। इसके बाद अंतिम आपके पास है, अगर हम यहां क्रम देने का प्रयास करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8, अंतिम आपके पास है 9। जो आपके पास है शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव जो आपके पास है वो है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस और उसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो यहां पर इस तरीके से हम लोगों ने कुल रस के 8 भेद पढ़े। लेकिन अगर प्रश्न आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ पर एक इस बात का ध्यान देंगे, आचार्य भरत मुनि रस के केवल 8 ही भेद मानते, उन्होंने 8 ही स्थायी भाव माने हैं। वो निर्वेद यानी शांत रस को रस का भाग नहीं मानते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, देखिएगा। आगे का टॉपिक हमारे पास जो है, वही हम लोगों ने जो रस लिखे उसमें पहला था श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस कहां होगा? श्रृंगार शब्द जो बना है वो श्रृंग और आर से बना है, जिसका अर्थ होता है काम उद्दीपक। तो यहां पर हम लोग ये जान लेंगे श्रृंगार शब्द, श्रृंगार रस इसमें डैश करके लिखेंगे कि श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर
से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है या अर्थ होता है काम उद्दीपक, काम उद्दीपक अर्थात मन में, अर्थात मन में वासना की भावना जगाना, मन में वासना की भावना जगाना। और यहां पर हम लोग जान पाएंगे रस के भेद, यानी श्रृंगार रस के ही कितने भेद हैं। तो श्रृंगार रस के आपके पास कितने भेद हैं, तो श्रृंगार रस के दो भेद मिलेंगे, एक होगा संयोग श्रृंगार, एक होगा वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका का मिलन हो वहां संयोग श्रृंगार होगा, और जहां पर नायक नायिका का विछड़न हो वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार रस के दो भेद होंगे, एक तो आपके पास सीधे सीधे हो जाएगा संयोग श्रृंगार, एक तो आपके पास सीधे सीधे क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार। और दूसरा हमारे पास जो खा होगा वो होगा वियोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार। तो संयोग का मतलब होता है जहां पर नायक नायिका का मिलन हो, रूठना मनाना हो, यहां पर जो सब चीजें होंगी वो संयोग श्रृंगार होगा। जबकि वियोग श्रृंगार में विरह होगा, यानी पीड़ा होगी, दूर दूर होंगे, विछड़न होगा। तो संयोग श्रृंगार में क्या लिखेंगे समझेंगे, जहां पर नायक नायिका के बीच मिलन, मनुहार, रूठना मनाना, अन्य सब कुछ हो जाए, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। तो जहां पर नायक नायिका, जहां पर नायक नायिका का मिलन, मनुहार, रूठना मनाना, अन्य सब कुछ हो जाए, अन्य सब कुछ हो जाए, वहां संयोग श्रृंगार होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, यानी कि जहां पर नायक नायिका के बीच मिलन हो, मनुहार हो, रूठना मनाना, अन्य सब कुछ जो प्रेम प्रसंग है उनके बीच अगर वो सब कुछ हो जाए तो वहां पर होता है संयोग श्रृंगार। और संयोग श्रृंगार का यहाँ पर हम उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया उदाहरण है, लिखा है, तुलसीदास जी की रचना है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताते समय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। इसका अर्थ क्या है कि जब सीता जी स्वयंवर के दौरान भगवान राम का जो प्रतिबिंब है वो उनके कंगन की नग में बन रहा है, कंगन में जो नग लगा हुआ है, जो मणि लगी हुई है, जो हीरा लगा हुआ है, उसमें उसका रूप जो है वो लगातार उसमें प्रतिबिंब देख रहे हैं। राम के रूप निहारत जानकी, उसका जो कंगन में उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी परछाई को लगातार देख रही हैं। और ताते समय सुध भूल गई, और वो सुध भूल गए हैं कि हम लगातार एक ही चीज को देखे जा रहे हैं, उनकी सहेलियां टोक रही हैं। और लिखा है कर टेक रही पलटारत नहीं, लगातार टकटकी बांध के देख रही हैं भगवान राम को, और पलटा नहीं रही हैं, अपनी नजरें नहीं हटा रही हैं, या कह सकते हैं नजरें नहीं हटा रही हैं। तो यहाँ पर जो संयोग है वो मिलन हो रहा है,
नायक नायिका के बीच, भगवान राम और सीता जी के बीच मिलन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो श्रृंगार होगा वो संयोग श्रृंगार होगा। पहचान और इसकी समझ लेंगे तो पहचान क्या होगी, नायक नायिका का पास पास होना, एक दूसरे को देखना, फूलों का खिलना, भंवरों का गुलजार, जहां पर प्रेम प्रसंग की ये बातें होंगी वहां पर होगा संयोग श्रृंगार। उम्मीद करते प्यारे विद्यार्थियों आपको चीजें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत समझ में आ रही होंगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बढ़िया से बढ़िया हिंदी में मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, और साथ ही में अभी हम लोग बहुत जल्द जीएस के क्षेत्र में भी कंपटीशन में, हमारे जो सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिविल यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, उन्होंने कई एग्जाम भी क्वालिफाई किए, वर्तमान में अध्ययनरत भी है और पढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार हम लोग अब चीजें समझने का प्रयास करेंगे, और आप हमारा एक और वीडियो आप देखे होंगे, तो हम लोग जल्दी मैथ के सेक्टर में भी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, जिससे हम लोग आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल पहुंचा सके। हिंदी में तो बिल्कुल गारंटी ली जाती है कि आप हिंदी के क्षेत्र में आप जितना बढ़िया से बढ़िया पढ़ पाओगे, वहां यहाँ पर आपको वो सब मटेरियल उपलब्ध होगा। अगला देखते हैं, हम लोग अभी बहुत जल्द हिंदी की प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की। इसके बाद हम देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। अब हमने संयोग श्रृंगार पढ़ा, अब संयोग श्रृंगार पहले तो हमने पढ़ा, अब संयोग श्रृंगार भी दो प्रकार का होगा। पहले तो हमने श्रृंगार पढ़ा, बात समझिए, पहले हमने पढ़ा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार का है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अभी वियोग नहीं पढ़ा, संयोग श्रृंगार पढ़ा, और संयोग श्रृंगार के भी दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? एक तो है सीधे सीधे नायक रब्द संयोग श्रृंगार। नायक रब्द संयोग श्रृंगार, इसका मतलब क्या है कि अगर होने वाले, अभी समझा दे रहे हैं, नायक रब्द संयोग श्रृंगार का मतलब जहां पर श्रृंगार है और संयोग श्रृंगार है, लेकिन शुरुआत नायक करे, और नायिका रब्द संयोग श्रृंगार, इसका अर्थ क्या है कि जहां पर श्रृंगार तो है और संयोग श्रृंगार भी है, यानी नायक नायिका पास पास है, लेकिन संयोग की शुरुआत नायिका करे। तो यहां पर देखिए आपके पास साफ साफ लिखा है नायक रब्द संयोग श्रृंगार, जहां संयोग श्रृंगार की शुरुआत नायक करे वहां नायक रब्द संयोग श्रृंगार होगा। उदाहरण देखिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है, और ये उदाहरण उस समय का है, मतीराम की ये रचना है कि अगर किसी नव पुरुष की, यानी जो दंपति हैं उनकी अभी अभी शादी हुई है, तो आप देखोगे कई दिनों तक जो लड़का लड़की है, दूल्हा दुल्हन, ज्यादातर दूल्हा तो आपको घर से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। तो वहां पर उसी के दौरान की कहानी है कि उन्होंने लिखा है, रात के केल अगहाने नाही, दिन में ही ललापुन घात लगावे, और को तो पानी दे जइबो, भीतर से यह टेर सुनावे। बहुत अच्छी पंक्ति है, और इसका अर्थ यह है सीधा सा कि जो नायिका के मन में विचार आ रहा है कि जो नायक है, अभी हमने अभी हमारी हाल ही फिलहाल में शादी हुई है, तो इतने ढेर सारा तो हमने रात में प्यार किया, रात के केली अगहाने नहीं, है ना, रात में इतना प्यार किया, फिर भी आपको उतना पचा नहीं, अगहाने नहीं हो, दिन में ही ललापुन घात लगावे। और जो दूल्हा है, जो नायक है, वो भीतर से टेर सुना रहा है कि कोई तो पानी दे जाइबो, कोई तो पानी दे जाओ, भीतर से है टेर सुनावे, जबकि वो किसी और को नहीं बुला रहा है, वो नायिका को ही बुला रहा है, लेकिन फिर भी वो बाहर से चिल्ला ऐसे अंदर से रहा है कि को तो पानी दे जाइए, वो भीतर से है टेर सुनावे, वो बुला किसी और को रहा है, जबकि वास्तव में वो बुलाना केवल नायिका को चाह रहा है। और ये मतीराम की रचना है, इसलिए यहां पर कौन सा श्रृंगार है, शुरुआत नायक ने की है। श्रृंगार जरूर है, नायक नायिका पास पास हैं, लेकिन शुरुआत नायक कर रहा है, इसलिए यहां पर नायक रब्द संयोग श्रृंगार होगा। और इसकी पहचान क्या है, इसका स्पष्टीकरण समझिएगा। इसकी पहचान क्या होगी, स्पष्टीकरण, कि यहां पर जो हमारे पास संयोग की शुरुआत है वो नायक कर रहा है, यहां संयोग की शुरुआत, यहां संयोग की शुरुआत, संयोग की शुरुआत नायक कर रहा है, शुरुआत नायक कर रहा है, कर रहा है, इसलिए नायक रब्द, नायक रब्द संयोग श्रृंगार हुआ, नायक रब्द
संयोग श्रृंगार हुआ। नायक रब्द संयोग श्रृंगार हुआ। ठीक है, इतना समझ लेंगे, लिख भी लेंगे। इसलिए यहां पर कौन सा श्रृंगार होगा? नायक रब्द संयोग श्रृंगार होगा। दूसरा हमारे पास जो संयोग श्रृंगार है उसका दूसरा भाग क्या है? नायिका रब्द संयोग श्रृंगार। तो नायिका रब्द संयोग श्रृंगार क्या होता है? हमने बताने का आपको प्रयास किया कि अगर जहां पर संयोग श्रृंगार होगा यानी श्रृंगार होगा, श्रृंगार के भी दो भेद होंगे। हो सकता है संयोग श्रृंगार हो सकता है वियोग श्रृंगार हो। संयोग श्रृंगार है, उस संयोग श्रृंगार में होने वाले श्रृंगार की शुरुआत नायिका करे, यानी जहां संयोग की शुरुआत कौन करे? नायिका करे। तो वहां होगा नायिका रब्द संयोग श्रृंगार, यानी नायिका की तरफ से प्रयास पहले किया गया है। और ये जो बिहारी दास की जो रचना है, इस रचना को समझिएगा कि जो गांव का पुरुष है वो लगातार मेहनत करके पूरे दिन खेत में काम करके या कहीं मजदूरी करके या किसी आज के समय की अगर बात करें तो किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम करके जो पुरुष थका हुआ है वो घर आया और खाना खाने के बाद सो गया। उसके बाद की बिहारी दास की जो रचना है, उनकी जो वो कहना चाह रहे हैं वो क्या है? आखिन मुदबे को मिसानी, यानी आंखों में इतनी नींद भरी है कि वो बंद होने की कगार पे है, अचानक पीठ उरोज लगावे। तो वो नायिका जो है वो उसके नायक के पीठ से अपने पेट को, उर मीन्स होता पेट, तो वहां नायिका नायक के पीठ से अपना पेट स्पर्श करा रही है। तो यहां पर वो मिलना चाह रहे हैं, प्रेम करना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है? नायिका। तो जहां पर किसी संयोग की शुरुआत नायिका द्वारा हो वहां होगा नायिका रब्द संयोग श्रृंगार। और बहुत अच्छी बिहारी दास की रचना है, आप अगर समझेंगे, पढ़ने का प्रयास करिए, बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिंदी, बशर्ते आप शब्दों को सही से पहचान पाए। तो आंखें मुदबे को मिसानी, आंखें बंद होने की कगार पर आ गई और अचानक पीठ उरोज लगावे। और नायिका क्या कर रही है? नायक के पीठ पर अपना पेट ऐसे स्पर्श कराने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए कौन सा श्रृंगार है? नायिका रब्द संयोग श्रृंगार। इसकी स्पष्टीकरण में हम लोग क्या समझ पाएंगे कि यहां संयोग की शुरुआत नायिका कर रही है, यहां संयोग की शुरुआत, यहां संयोग की शुरुआत नायिका कर रही है, नायिका कर रही है। इसलिए इसलिए नायिका रब्द संयोग श्रृंगार हुआ। इसलिए नायिका रब्द संयोग श्रृंगार हुआ। नायिका रब्द संयोग श्रृंगार हुआ। नायिका रब्द संयोग श्रृंगार हुआ। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। बहुत सरल तरीका है समझने का, पहचानने का। अगर हम यहाँ पर पुनः आपको एक बार रिकॉल करवाएं तो हमने पहले पढ़ा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अर्थ है कामोद्दीपक, मन में वासना की भावना जगाना। श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। फिर हमने संयोग श्रृंगार समझा। संयोग श्रृंगार का मतलब है जहां पर नायक नायिका का मिलन हो, मनुहार हो, रूठना मनाना, उनमें प्रेम प्रसंग हो, वहां पर होगा संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार के भी दो भेद होंगे, एक तो होगा नायक रब्द संयोग श्रृंगार, एक होगा नायिका रब्द संयोग श्रृंगार। अगर संयोग की शुरुआत नायक कर रहा है तो नायक रब्द संयोग श्रृंगार हुआ, और अगर संयोग की शुरुआत नायिका कर रही है तो नायिका रब्द संयोग श्रृंगार हुआ। दोनों को आप पहचान पाओगे, दोनों में स्पष्ट अंतर, इसलिए मैंने दोनों को एक ही स्लाइड में लगा रखा है ताकि हम स्पष्ट अंतर को समझ पाए कि नायक रब्द क्या होगा और नायिका रब्द क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, अगला टॉपिक हमारे पास इससे संबंधित क्या है। अब हमने संयोग श्रृंगार पढ़ा, संयोग श्रृंगार के हमने दो भेद पढ़े। दो भेद पढ़े तो उनमें एक था संयोग श्रृंगार, श्रृंगार के दो भेदों में एक संयोग श्रृंगार, दूसरा था वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा? जहां पर नायक नायिका दूर दूर हूं, ठीक है, नायक नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, तो वहां पर कौन सा होगा? संयोग वियोग श्रृंगार तुम लिख पाएंगे। जहां नायक नायिका दूर दूर हूं, जहां नायक नायिका दूर दूर हूं, दूर दूर हूं, तथा एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, मिलने के लिए
तड़प रहे हों, मिलने के लिए तड़प रहे हों, वहां वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। वहां वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। इसी को विप्रलंब भी कहते हैं, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार होता है। समझ कैसे पाएंगे? नायक नायिका का विछड़न हो, नायक नायिका के बीच दूरियां हो, तो वहां पर आप स्पष्ट समझ पाओगे कि वियोग श्रृंगार होगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, और उदाहरण बहुत बढ़िया है, सूरदास जी की रचना है, और आप यह स्पष्टीकरण एक आसान सा समझिए। जब भी सूरदास की, सामान्यतः 90% केसेस में ऐसा मिल जाएगा, सूरदास की रचना है तो वो नायक जो होंगे वो कृष्ण के रूप में होंगे, नायिकाएं जो होंगी या तो वो राधा होंगी या फिर गोपिकाओं के रूप में होंगी। तो अगर राधा कृष्ण का कहीं वर्णन मिले या कृष्ण और गोपिकाओं का वर्णन मिले, तो वहां पर आप सामान्यतः वियोग श्रृंगार ही होगा। बाई चांस कभी कभार वहां पर हमारे पास क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा, क्योंकि गोपिकाएं और कृष्ण, राधा और कृष्ण में दूरियां ज्यादा समय के लिए रही हैं, तो वहां वियोग श्रृंगार की भावनाएं ज्यादा बनेगी। जबकि राम और सीता का अगर वर्णन दिया जाएगा तो वो हमेशा साथ रहे हैं, बहुत कम समय के लिए अलग हुए हैं, तो वहां पर वियोग श्रृंगार बहुत कम केसेस में बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूरदास जी की रचना है, उस रचना को पढ़िएगा, बहुत बढ़िया रचना है। लिखा क्या है? अति मलिन वृषभान कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तम भीगे, ता लालच में ना धुआवत सारी, छूटे चिकुर बदन को बिलाने, ज्यों ललनी हिमकर की मारी। अर्थ क्या है कि अति मलिन वृषभान कुमारी, तो यहाँ पर वास्तव में जो नायक गोपिकाएं हैं, गोपिकाओं के जो वस्त्र हैं वो बहुत ज्यादा मलिन, बहुत गंदे हो चुके हैं। हरि श्रम जल अंतर तम भीगे, और वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो हरि हैं यानी कृष्ण, उन्होंने उनके अंतर मन को, उनकी आत्मा तक को छू रखा है, ता लालच में। क्योंकि जब गोपिकाएं और कृष्ण या राधा उनके आसपास की कहानी को बता रहे हैं कि ता लालच में ना धुआवत सारी, इस लालच में गोपिकाएं या राधा, सामान्यतः अर्थ गोपिकाओं के लिए, गोपिकाएं ता लालच में ना धुआवत सारी, साड़ी तक को नहीं धुला रही हैं, छूटे चुकुर बदन को बिलाने, कि जो उनका छुआ हुआ जो स्पर्श है वो कुभिला जाएगा, वो हट जाएगा, ज्यों ललनी हिमकर की मारी, जैसे कि जो पानी होता है, जो नदियां हैं, जो नदियां जब निकलती हैं तो उस हिम जहां से निकल रही हैं उस स्थान को छोड़ देती हैं, तो वैसे उनके साड़ी धुलने से उनका जो स्पर्श है वो हट जाएगा। तो वास्तव में नायक नायिका के बीच यहाँ वियोग प्रदर्शित किया जा रहा है, दूरियां हैं, नायिकाएं नहीं चाह रही हैं, गोपिकाएं नहीं चाह रही हैं कि श्री कृष्ण का जो स्पर्श है वो उनसे हटे। इसलिए यहाँ पर कौन सा श्रृंगार हुआ, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। और इसकी पहचान, स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण यहाँ पर यह समझ पाएंगे, नायक नायिका दूर दूर हो। पहचान आप यही समझेंगे, स्पष्टीकरण सबसे बढ़िया यही है कि नायक नायिका दूर दूर हों, नायक नायिका दूर दूर हों, दूर दूर हों, ठीक है। और जो यहां पर हम थोड़ा बहुत और समझने का प्रयास करें कि नायक नायिका के बीच वियोग हो, है ना, वियोग आप समझ रहे हैं, थोड़ा कष्ट, पीड़ा, ठीक है, कष्ट या पीड़ा हो, तो वहां पर सीधे सीधे हमारे पास कौन सा श्रृंगार होगा, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। अब यहाँ पर हम लोग जानने का कुछ प्रयास करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे कि वियोग श्रृंगार की दशा में भी वियोग श्रृंगार के भी भेद हैं। तो वियोग श्रृंगार के कुल कितने भेद हैं? वियोग श्रृंगार के 5 भेद हैं। कैसे? अगर किसी को स्मरण किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, स्मरण का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, अगर गोपिकाएं या कृष्ण किसी को याद कर रहे हैं तो उस समय जो श्रृंगार जन्म लेगा वो स्मरण संयोग, स्मरण वियोग संयोग श्रृंगार होगा, उसमें स्मरण होगा। मान जहां होता है, मान का अर्थ होगा कि रूठना, ठीक है, मान का अर्थ यहां क्या होगा, रूठना। यहां पर प्रवास, प्रवास का मतलब है विरह यानी दूर, ठीक है, प्रवास का अर्थ क्या है, दूरियां होंगी। प्रवास यानी कि जब प्रवासी, आप समझते प्रवासी भारतीय,
तो वहां पर उससे प्रवास का अर्थ क्या होगा? प्रवास का अर्थ होगा दूरियां, नायक नायिका के बीच दूरियां हूं उस समय प्रवास होगा। वियोग श्रृंगार में ब्रह्यात्मक, ब्रह में ब्रह होगा, यानी कि कह सकते हैं एक तरह का कष्ट, शोक, और करुणात्मक करुणा होगा। ठीक है, लेकिन इन ये जो भी होगा होगा सब दूर में, पास की उपस्थिति में ऐसा नहीं होगा। पास की उपस्थिति में ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्योंकि अगर पास की उपस्थिति में करुणा का बोध कराया जाए, वहां शोक श्रृंगार होगा, तो वहां पर जब हम लोग उस तरह की बातें करेंगे कि अभिमन्यु की पता चला मृत्यु हो गई, तो उस दौरान उनकी माता या पिता द्वारा जो भी वर्ण बोले जा रहे हैं, वहां पर जो हमारे पास होगा वो शोक होगा। ठीक है, वियोग वाले में किसी की मृत्यु नहीं होगी, वियोग वाले में पीड़ा होगी, जिंदा रहते होगी, बस बशर्ते दूरियां होंगी। अब नोट एक समझेंगे कि नोट क्या है। वियोग श्रृंगार की कुल 10 दशाएं हैं। याद रखिएगा, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं हैं? 10 दशाएं हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला नोट तो आपके पास ये हो गया। दूसरा नोट ये हो गया, संयोग श्रृंगार की यानी श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। रसराज का मतलब है रसों का राजा। श्रृंगार रस, अगर प्रश्न ये पूछा जाए रसों का राजा कौन है, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। क्योंकि एक और रस है जिसे रसों की रानी माना जाता है। तो यहां पर हमें प्रश्न ये हमारे लिए जरूरी है, श्रृंगार रस को रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा, रसों का राजा। श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। एक और चीज याद रखिए, जो अभी हमने कहा रसों की रानी कौन है, तो आप प्यारे विद्यार्थी जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि रसों की रानी कौन है, किस रस को रसों की रानी की संज्ञा दी गई है। और तीसरा हमारे पास जो नोट है वो क्या है? आचार्य भोज ने, यहां पर गैप है, तो आचार्य भोज ने केवल और केवल श्रृंगार रस को ही रस माना है। अगर प्रश्न केवल आचार्य भोज के शब्दों में आए कि आचार्य भोज निम्न में से किस एक रस को केवल रस मानते हैं, तो आचार्य भोज केवल श्रृंगार रस को रस मानते हैं। आचार्य भोज ने केवल श्रृंगार रस को रस माना है। और जितने भी रस हैं उन सबकी उत्पत्ति इसी रस से मानी है, कि मुखिया कौन है? श्रृंगार रस, और जितने रस हैं वो इसी से निकले हैं। चौथा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट है, इसको आप सभी रसों के देवता और सभी रसों के रंग याद रखना बहुत आवश्यक है। ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाएगा, और पूछा जाता है तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो श्रृंगार रस के देवता जो हैं वो विष्णु हैं। जितने भी हम 9 रस पढ़ेंगे, सारे रस के देवता और उनके रंग आपको निश्चित रूप से नोट डाउन करवाए जाएंगे, नोट में लिखे होंगे हमारे पास, उसके लिए कतई परेशान ना होइए। तो श्रृंगार रस के देवता जो हैं वो विष्णु हैं, और श्रृंगार रस का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। श्रृंगार रस के देवता विष्णु, श्रृंगार रस का रंग श्याम वर्ण है। तो आगे प्यारे विद्यार्थियों, किसी कारणवश हम लोग स्लाइड नहीं बना पाए हैं, पीपीटी नहीं बन पाई, इसलिए यहाँ पर थोड़ा विराम करने का प्रयास करेंगे। अगला रस हम लोग वीर रस, उसके आगे उत्साह है ना, हास्य रस, करुण रस, ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगली क्लास में उम्मीद कोशिश करेंगे कि आपके रस जो हैं वो समाप्त हो जाएं, एक ही वीडियो में सारे रस पढ़ा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमसे जरूर जुड़े रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक काम जरूर करें, अगर आपको क्लास बेहद अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और हमारे जो अन्य वीडियो हैं जिसमें आप मैथ देखोगे, जीएस देखोगे, हमारे जो एकेडमिक के विद्यार्थी हैं वो भी 9 से 12 तक के, हम उनके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वीडियोज आपके पास पहुंच रहे हैं, और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।